our vision is to provide affordable, high-quality, research-backed books for nursery to class 8, designed by expert educators and printed to the highest standards. This brand stands as a movement of educational equity because we firmly believe that every child, regardless of background, deserves a fair chance to learn, grow and succeed. So before we begin, I hope everyone has completed their registration and ID card collection at the counter. We trust you enjoy the tea and networking session, connecting with some of the most inspiring minds from the field of education, literature and publishing. Alright everybody, so firstly we will begin with Namokar Mantra, and for that I would request Mr. Sajal Jain to please come up on stage. Can we have a huge round? मंत्र के उच्चारण के साथ करेंगे। तो सबसे पहले तो सभी बिल्कुल अपना कंठ खोल करके मेरे साथ परम पिता परमात्मा श्री आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान को स्मरण करेंगे। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की जय। शांतिर विधाता श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी की जय। आचार्य गुरुदेव श्री पुष्पदंत जी महामुनिराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सौरभ सागर जी महामुनिराज की जय। सभी सभा में विराजित महानुभावों से मेरा निवेदन है कि अपने दोनों हाथों को जोड़ देवें। हम जैन धर्म के अतीव प्राचीन और अति पवित्र मंत्र श्री नमोकार जी का उच्चारण करके इस सभा का शुभारंभ करेंगे। ओम नमः। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और वैसे तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मुझे एक प्रसंग यकायक ध्यान में आ रहा है। लगभग आज से 2300 साल पहले की बात है। उस समय बड़े बड़े ग्रंथ हुआ करते थे। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था विष्णु शर्मा। क्या नाम था? विष्णु शर्मा जी। उस समय पे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बड़ी बड़ी किताबें हुआ करती, अष्टाध्यायी हुआ करती थी। उस समय वेदों की मंत्र उच्चारण से शुरुआत हुआ करती थी। उन व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए बिल्कुल एक सरल पाठ्यक्रम बनाया जाए, ऐसी एक पुस्तक बनाई जाए जिससे छोटे से छोटा जो अल्प बुद्धि बालक भी हो तो वो बात उस पुस्तक से समझ लेवे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिनका अनुवाद लगभग आज से 50 भाषाओं में हुआ। इंडोनेशिया के जावा के एक मंदिर में भी उस पुस्तक से संबंधित कलाकृति को उतारा गया। जब 14वीं शताब्दी में फारसी में अनुवाद हुआ तो उससे लिए गए चित्रों को उतारा गया। बड़ी बड़ी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ और उस पुस्तक का नाम था पंचतंत्र। और वो पुस्तक बहुत फेमस हुई। मैं समझ सकता हूं कि आज वो विष्णु शर्मा जी का काम अगर कोई कर रहे हैं तो आदरणीय हमारे दीपक जी कर रहे हैं। और जो पंचतंत्र का काम है वो कावेरी के माध्यम से हो रहा है। आपकी तालियां कमजोर है मित्रों इस बड़े उपक्रम के लिए। सामाजिक बदलाव सरकारों की सिर्फ नीतियों से नहीं आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस सभागार में जितने भी लोग उपस्थित हैं, अगर मैं गलत ना मानूं तो हम सभी ने तो उन पुस्तकों से पढ़ाई की है जिनमें लिखा रहता था कि भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त विक्रय हेतु नहीं। हम बस्ता टांग करके जाते थे, हमारे शिक्षक पढ़ाते थे तो पीछे महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगा करती थी, वंदे मातरम लिखा करता था। हम सभी लोगों ने, और लगभग मैं अगर गलत ना हूं तो हम सभी लोगों ने उन्हीं से। और जब हम अपने बच्चों के लिए पुस्तकें खरीदने जाएं तो एक सेट की कीमत 7,000, 8,000, 12,000 देखें
तो ये असली परेशानी है आज के माँ बाप की। सभी लोग लाखों में नहीं कमाते हैं। आज एक जन सामान्य की जो औसत, यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, अभी एक व्यक्ति आया, उन्होंने बताया कि ये सर्वे हुआ, वो सर्वे हुआ। एक आम आदमी की मासिक की इनकम 12,000 होती है, 15,000 होती है। साल भर कितना? 1.5 लाख, 2 लाख। भाई साहब, कहां से वो खाली पुस्तकों में 12,000 का खर्चा करेगा? उसके बाद में ड्रेसेस भी हैं, क्योंकि हमारे समय में तो गांव में हम पढ़ा करते थे, तो क्या होता था कि जिसने 12 खड़ी सुना दी है वो सबसे बड़ा विद्यार्थी, वो सबसे अच्छा बच्चा है। लेकिन आजकल के विद्यालय में क्या है कि सबसे अच्छा विद्यार्थी वो है जिसके पास सबसे अच्छा कॉम्पोस है, सबसे अच्छा लंच बॉक्स है, सबसे अच्छी यूनिफॉर्म है, सबसे अच्छा बस्ता है, सबसे अच्छी बुक्स है। अब मुझे बताइए कि हम उस देश में रह रहे हैं जहां नालंदा और तक्षशिला जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आई, जिसमें न सिर्फ भारत बल्कि तिब्बत, बर्मा, इंडोनेशिया, चाइना से भी विद्यार्थी आकर के परीक्षा में विद्यार्थी आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। हम वो ख्याति वाले देश हैं, लेकिन बड़े ही परेशानी के साथ इस देश का 21वीं सदी के इस कवि को कहना पड़ रहा है कि आज जब हम अपने बच्चों के लिए ही एक न्यूनतम लागत पर अगर शिक्षा उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उस ख्याति के भी हकदार नहीं हैं मित्रों। लेकिन इस अंधकार में भी आदरणीय दीपक जी, आदरणीय सचिन जी, आदरणीय सौरभ जी ने जो मुहिम उठाई है, मैं कहना चाहता हूं कि मेरी एक नहीं 1 लाख बार आपको शुभकामनाएं हैं मित्रों। और मैं बाकी यहाँ पे मेरा परिचय दिया गया, बिल्कुल अंत के 1-2 मिनट और दूंगा कि मैं जैन समाज से आता हूँ। अमूमन ये कोई मैं बात पूर्वाग्रह से नहीं कह रहा हूँ या मैं उस समाज से आता हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारी समाज में एक टीचिंग होती है जो शुरू से पाठशालाओं में हमें पढ़ाई जाती है। और जब मेरी दीपक जी भाई साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो कावेरी प्रोजेक्ट था, सबसे पहले इसका हल्का दिमाग में आया, लेकिन जब हमारे जैन समाज के बड़े संत आचार्य गुरुदेव श्री सौरभ सागर महाराज जी का आशीर्वाद इस कावेरी प्रोजेक्ट के लिए मिला, तब मैं समझता हूं कि ये प्रोजेक्ट पूर्ण हुआ मित्रों। और मैं एक बात कहता हूं कि छोटे से हमें एक बात पढ़ाई जाती है कि जब कोई भी परेशानी सामने आए, आपको लगे कि कुछ परेशानी है, तो हम सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटते हैं, हम उस समस्या पर खुद सोचते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है उस पर आते हैं। और यही बात लगभग पिछले 5 साल से दीपक पब्लिशर के पूरे समूह में गूंजी। और मैं समझता हूं कि आज श्री प्रमोद कुमार जी जैन साहब, जिन्होंने 1973 में इस समूह की स्थापना की थी, वह भी स्वर्ग में आज होंगे, तो आज अपने तीनों बेटों को दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे होंगे मित्रों। क्योंकि अर्थ के लिए तो सब काम करते हैं, हम भी अर्थ के लिए, आप भी अर्थ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट परमार्थ का है, और जो परमार्थ को काम करते हैं उनका बहुत बड़ा जगत में नाम होता है। और मैं अंतिम 4 पंक्तियां कह करके विदा लेता हूं। हमारे बड़े शायर हुए साकी अमरोही साहिब, उन्होंने क्या खूब लिखा कि वाकिफ नहीं जो लोग सफर के उसूल से, साये की भीख मांगते हैं बबूल से। और मैं इसी उम्मीद में तमाम उम्र सफर में रहा, उकरे आगे अच्छे चौंक गए, और विश्व विजेता महासिकंदर नाक रगड़ के लौट गए। और उन्हीं तेजस्वी पौरुष का पुरुषत्व आज ललकारा है, सिंधु से बर्मा तक फैला हिंदुस्तान हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंजिलें एक दिन मेरे कदमों की धूल से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप उठाने के लिए बोलूंगी कि आप प्लीज स्टेज पर आए और 2 शब्द जरूर कहें। तुम्हारे लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही एंडिंग स्पीच।
एक बार जोरदार तालियां और थैंक यू एवरीवन। आकाश आप लोगों ने भाई इसका थोड़ा हाँ बड़ा ठीक है। आप लोगों ने गन्ने का जूस पिया होगा कभी? बताओ पिया होगा ना कभी ना कभी? बहुत पिया है। तो क्या करते हैं गन्ने का जूस वाला, पहले गन्ना लेता है, उसको अच्छे से धुलता है, फिर उसे मशीन में डालता है, एक बार रस निकलता है, फिर दूसरी बार डालता है, दूसरी बार रस निकलता है, तो उसको हाफ करके आड़ा करके डालता है, डबल करके रस निकालता है, फिर 4 बार फोल्ड करके डालता है तो फिर रस निकलता है। उसके बाद में भी जब कोई गुंजाइश नहीं रहती है तो उसमें नींबू फंसाता है, पुदीना फंसाता है, तो उसके बाद में भी वो रस निकलता है। तो अब इस सभागार की भी स्थिति उस गन्ने के जैसे हो गई है कि जिसमें कोई रस तो बचा नहीं है और ऊपर से खाना खा के और बैठे हैं। तो अब तो ऐसी स्थिति हो गई है जिसका बखान कर पाना मुश्किल है, और ऐसे मामले में, ऐसी परिस्थिति में मुझसे कहा गया है कि आपको स्टेज संभालना है। लेकिन मित्रों, आपका हल्का सा साथ दिया तो हम भी पुदीना और नींबू लगा करके यहाँ पर रस उत्पन्न कर देंगे। बहुत बहुत आभार दीपक जी भाई साहब, और मैं तो इनकी खुद दिल से मानता हूँ कि ये जो आप काम कर रहे हैं एजुकेशन की फील्ड में तो एक काबिले तारीफ है ही भैया, तस्वीर वाले भैया। हाँ, एजुकेशन की फील्ड में तो एक बड़ा काम है ही, बल्कि हमारी जैन समाज के भी आप बड़े गौरव हैं मित्रों, बहुत 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 बड़े गौरव हैं। क्योंकि हमारी समाज को आप जानते हैं कि हर जगह पे हम दान देते हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए दान दिया करते हैं, लेकिन अपनी पूंजी को अगर सही जगह पर इस्तेमाल अगर कोई और कभी कर रहा है तो दीपक पब्लिशर जी कर रहे हैं। बहुत बहुत आप सभी समूह को बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अब मैं आता हूँ मुख्य धारा पे। अब क्या जो मैं सुनाता हूँ, हाँ वैसे जब मैं सुनाता हूँ, अगर हल्का फुल्का किसी ने सुना होगा, तो जितनी ये खाली कुर्सियां और आप सभी मिलाकर के हैं, अगर इसका 100 से गुणा कर देना तो उतने में मेरे सुनाने की हल्की हल्की आदत है। लेकिन आप जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दें। मैं एक कविता रखना चाहता हूँ, कितनी तालियां नहीं, एक बार जोरदार बजा दे तो ताने नहीं सुना कि सागर जिसका 3 दिशा से, भैया आप भी बैठ जाओ, भैया आप बहुत खड़े हो, पाँव में दर्द होने लगा होगा, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। कि सागर जिसका 3 दिशा से पद प्रक्षालन करता हो। हमें कोई साधारण कवि आप मत समझिएगा, हाँ? गैरों के गीत गाएं वो गवैये नहीं है हम, नाच पे नचाने वाले नचैये नहीं है हम, और हम वो जिन्हें सुन के मुर्दे भी बोल उठे, रण छोड़ के भागने वाले लड़ैये नहीं है हम। कि सागर जिसका 3 दिशा से पद प्रक्षालन करता हो, जब जब इस देश पे आवाज उठती है, जब जब उंगली उठती है, तो मुझे गर्व होता है कि मैं उस जैन समाज से आता हूं। कि जब इस देश ने इस जैन समाज से दान मांगा तो हमने वो भामा साध दिया जिसने अपनी सारी संपत्ति राणा प्रताप के चरणों में रख दी, और जब हमारी जैन समाज से इस देश ने बलिदान मांगा तो हमने वो कैप्टन वर्धमान दिया जो पाकिस्तान में भी जाकर मूंछों पे ताव देकर कहता है कि मैं हिंदुस्तान से आया हूं। मित्रों, कि सागर जिसका 3 दिशा से पद प्रक्षालन करता हो, जिस भूमि का रक्षण वर्धन स्वयं हिमालय करता हो। सागर जिसका 3 दिशा से पद प्रक्षालन करता हो, जिस भूमि का रक्षण वर्धन स्वयं हिमालय करता हो। धवल चांदनी अपना अमृत स्वयं जहां झलकाती हो, और प्रकृति प्राण यौवना
बनकर रास रचाती हो। अरे जहां देवता स्वर्ग छोड़ कंकड़ पत्थर में रहते हैं, उस भूमि को हम सब अपनी भारत माता कहते हैं। उस भूमि को हम सब अपनी भारत माता। अभी मुझे यहाँ पर कुछ पगड़ीधारी लोग दिखे, तो जब जैन समाज को कोई पगड़ीधारी दिखता है तो मित्रों हमें वो याद आने लगती है। सन 1704 की बात है, दो साहबजादों को एक आक्रांता ने जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया। मित्रों मैं समझता हूं कि समर्पण की इससे बड़ी गौरव गाथा कोई नहीं हो सकती है, लेकिन मुझे गर्व है अपने पुरखे टोडरमल जैन पर, जिन्होंने सोने से जमीन को नापा। उस क्रूर आक्रांता के सामने जब उन्होंने कहा कि मुझे श्रद्धांजलि अंतिम विदाई इन साहबजादों को देनी है, तो कहने लगा कि जितनी जमीन चाहिए है उतनी जमीन के नाप के सोने के सिक्के लगेंगे, सोने की मोहरें लगेंगे। दीवान तोडरमल ने अपनी तिजोरी के तरफ नहीं देखा, सारे सोने के सिक्के बिछा दिए, लेकिन अभी भी बात नहीं। कहा सिक्के आड़े में नहीं, सिक्के खड़े में चाहिए हैं। लेकिन वाहिद दीवान तोडरमल सिक्कों को खड़ा करके वो भूमि खरीदी और दोनों साहबजादों को अंतिम विदाई, उनका अंतिम संस्कार किया। आज की डेट में भी अगर सबसे ज्यादा महंगी जमीन किसी ने खरीदी तो वो सिख समाज के दो साहबजादों के लिए एक जैन समाज के दीवान तोडरमल जैन ने खरीदी थी। कि सागर जिसका तीन दिशा से पथ प्रक्षालन करता हो, जिस भूमि का रक्षण वर्धन स्वयं हिमालय करता हो, धवल चांदनी अपना अमृत स्वयं जहां झलकाती हो, और प्रकृति प्रोण यौवना बनकर रास रचाती हो। अरे जहां देवता स्वर्ग छोड़ कंकड़ पत्थर में रहते हैं, उस भूमि को हम सब अपनी भारत माता कहते हैं। यहाँ बड़े एजुकेशन के फील्ड से लोग हैं। अब मैं आपकी परीक्षा लेता हूँ, आप बहुत परीक्षाएं लेते हो बच्चों की, हाँ पाठ्य पुस्तकें याद कराते हो, होमवर्क देते हो, मैं आपकी परीक्षा लेता हूँ। बड़े बड़े लोग यहाँ पर विराजमान हैं। आपका छोटा सा बालक कवि सजल जैन कुछ पंक्तियां कहने की हिमाकत कर रहा है। मैं 8 पंक्तियां देता हूँ और कैसा मैं कवि हूँ, इन 8 पंक्तियों से आप आलोचना इसकी समीक्षा करिएगा। और प्रत्येक पंक्ति में भारतीय उपमहाद्वीपीय सभ्यता के एक बड़े प्रसंग को मैंने लिया है। दीपक जी भाई साहब आप भी समझिएगा। एक 8 पंक्ति आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, एक पंक्ति होने पर आप एक नीचे कर दीजिएगा, ठीक है ना। पहली पंक्ति रख रहा हूं कि हम कौन है, हाँ हम भारतवासी कौन है। आजकल लोग हम पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, 25% नहीं 50% लगाए जा रहे हैं। वो लोग नहीं जानते हैं कि हम उनकी थाती वाले लोग हैं। ये तो मैं दिल्ली में यहाँ पे हूँ, हमारे 1965 में एक बड़े कद के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने कह दिया था उस समय पे, जब बड़े पुराने लोग जानते होंगे कि लाल कलर का गेहूं आता था। हमारे देश की स्थिति बहुत 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 निचले दर्जे पे थी, हमारा युद्ध चल रहा था। अमेरिका ने डराया हमें कि ये लाल रंग के गेहूं हम तुम्हें बंद कर देंगे, लेकिन तब हमारे ऊंचे कद के प्रधानमंत्री ने कहा, जिनका नाम लाल बहादुर शास्त्री होता है, कि मेरा देश भारत उपवास पे जीवित रह सकता है, एक आसन पे जीवित रह सकता है, आधे टाइम के खाने पर जीवित रह सकता है, लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता के साथ, हम अपनी सहिष्णुता के साथ कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम 5000 साल पहले भी थे, आज भी हैं और 5000 साल बाद भी रहेंगे। लेकिन अमेरिका 5000 साल पहले नहीं था, आज है और 5000 साल बाद का कोई ठिकाना। पहली पंक्ति सौंपता हूं आपको, पीछे वाले भाई साहब काले कोट में बैठे हुए हैं, उनका भी ध्यान मैं चाहता हूं। पहली पंक्ति कि कौन है भारतवासी, माहौल बनाना, कि शेरों के जबड़े खोल खोल कर गिनती हमने सीखी है। आजकल के सीबीएसई में पढ़ने वाले बच्चों, तुम क्या जानो,
जब हम उस समय पे पढ़ा करते थे तो हमारे विद्यालय के बरामदे की एक दीवार पे एक तस्वीर लगा करती थी दोष्यंत भरत की, जिसमें वो 6 साल का बालक शेर का जबड़ा खोल करके उनसे गिनती सीखा करता था। मित्रों, आपकी तालियों की कमी खली मुझे इस पंक्ति पर। शेरों के जबड़े खोल खोल कर गिनती हमने सीखी है, रंच मात्र भी डिगे न चाहे, सर पर रखी अंगीठी है। अरे राजा बनकर मरघट सोए, सत्य बचाने के खातिर अपनी जंघा काट खिला दी, धर्म बचाने के खातिर गुरु दक्षिणा में ही हमने अपना अंगूठा कटा दिया। बात मान पर आई तो सागर पर सेतु बना दिया, और भक्ति इतनी नसें खींच वीणा का सरगम साध गए, और तालियां उठे कि भक्ति इतनी नसें खींच वीणा का सरगम साध गए, और शक्ति इतनी 3 डगों में पूरी धरती नाप गए। शक्ति इतनी 3 डगों में पूरी धरती नाप गए। और अंतिम 2 पंक्तियां दे रहा हूं, भारतीयों की पहचान की पंक्तियां। मित्रों, कभी डिमोटिवेट हो जाएं, कभी लगने लगे जीवन में कि अब तो सब कुछ काला अंधकार दिख रहा है, तो अपने पुरखों को याद कर लेना, क्योंकि ये जो कविता होती है वो साधारण चीज नहीं होती है। ये कविता जब तानसेन के तारों से टकराई तो अकबर के दरबार के बुझे हुए दीप भी जल उठते हैं, और मीराबाई के कंठ में जब जाती है तो कंठ में गया विष भी अमृत बन जाया करता है। तो अंतिम 2 पंक्तियां देता हूं कि वो हम ही थे। और जितने भी लोग यहाँ पर बचे हुए हैं उनसे मैं चाहता हूं कि तालियां रुकनी नहीं चाहिए अगर आप पंक्ति समझ जाओ, अगर आप इस देश के असली शिक्षाविद हैं तो, कि वो हम ही थे जिनके आगे अच्छे चौंक गए। पीछे वाली बेंच का ध्यान चाहूंगा, तुम्हारी नसें फड़क जानी चाहिए इस पंक्ति पे, कि वो हम ही थे जिनके आगे अच्छे चौंक गए, और विश्व विजेता महासिकंदर नाक रगड़ के लौट गए। बस इतनी आपकी इतनी तालियों में मेरे बाबा